नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। मध्य प्रदेश उद्योगों के लिए तेजी से उभरता हुआ पसंदीदा राज्य बन रहा है। इसके लिए फेड एक्सपो जैसे कार्यक्रम स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच से जोड़ने की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसी को देखते हुए भोपाल के गोविंदपुरा में फेड एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इन एक्सपो के माध्यम से उद्योग धंधों, नवाचार, एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए बड़ा मंच मिलता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एपिक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, जिसमें गांव और ब्लॉक लेवल से स्टार्टअप इंक्यूबेशन निकलने की पहल की गई। छोटी छोटी जगहों से युवाओं से आइडिया लेकर उन्हें प्रोटोटाइप डेवलप कराए जाएंगे। इसके बाद उन्हें फंडिंग के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट तक ले जाया जाएगा। इसको लेकर वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्टअप में 1000 करोड़ तक के निवेश के लिए तैयारी की गई है। प्रोजेक्ट में जल्द ही स्व सहायता समूह, स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायतें, सरकारी ऑफिस सभी एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट में प्रदेश में 1000 इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे हर क्षेत्र के स्टार्टअप को हर संभव मदद मिलेगी। और इसके साथ ही प्रोजेक्ट में 10 लाख रोजगार और नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों और निवेशकों को 5000 एकड़ जमीन दी गई है। उन्होंने कहा कि भोपाल की पर्यावरण और माहौल से मिलते जुलते रूस के सांस्कृतिक शहर स्मोलेंस्क को हम ट्विन सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपो में रूस, ओमान और ताइवान से आए उद्यमियों ने भी हिस्सा लिया। चलिए, तो आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है इस उद्योग एक्सपो से जुड़े गणमान्य अतिथियों का। नवाचार के साथ साथ नवाचारों को भी प्रोत्साहन देते हुए उनका हाथ थामे आगे बढ़ता दिखाई दे तो उड़ान होगी। हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन चीजों के लिए हमारी चाहे सब्सिडी वाली बात है, जो हमने अपनी बात कही है, तो ये बात सही है कि जब हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो प्रतिबद्धता भी चाहिए, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार है, आज के लिए भी जवाबदार है और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा समय किसी काम के लिए है। मुझे गर्व है हमारे अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में प्रमोशन के लिए, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे एमएसएमई हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। तो सुना आपने किस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को मध्य प्रदेश में आकर्षित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार से और नवाचार से जोड़ा जाए। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उमा शर्मा, पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य लघु भारतीय उद्योग, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित पवार, स्टार्टअप होल्डर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज़ की सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मयंक चतुर्वेदी जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार किए जाएँ और युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए और जितना ज़्यादा हो सके तकनीक के माध्यम से युवाओं के अंदर कौशल विकसित किया जाए, किस प्रकार से देखते हैं आप सरकार की कोशिश को? सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है आपके पास। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार और मोहन सरकार जिस तरीके से सकारात्मक दिशा में काम कर रही है औद्योगिक जगत के लिए, वो अपने आप में दूसरे राज्य सरकारों के लिए भी बड़े उदाहरण है। वास्तव में देखा जाए तो आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो केरल एक ऐसा राज्य है यहाँ पर सबसे ज्यादा साक्षर लोग हैं। बावजूद उसके वहां पर जो है प्रतिशत अगर निकाला जाए तो बेरोजगार लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या और अपने राज्यों की, अगर अपने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात की बात करें, इधर छत्तीसगढ़ में चले जाएं, तो अभी जो भारत सरकार का जो डेटा कहता है सबसे कम बेरोजगारी यदि किसी राज्य में है तो वो राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कम बेरोजगारी है, इसका मतलब स्वाभाविक तौर पर आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर है, इसलिए बेरोजगारी कम है। और खासतौर से सरकार जो अभी लेकर आई है कि भाई हम जो है ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार से जोड़ेंगे, वहां पे छोटी छोटी इकाइयों को खड़ा करेंगे, वहां पे छोटे छोटे जो समूह बने हैं उन समूहों के माध्यम से रोजगार खड़ा करेंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारत जो है कभी भी जो है जो इसके बारे में कहा जाता है कि भारत किसान प्रधान देश है, तो भारत कृषि प्रधान देश बाद में है।
भारत पहले उद्योग प्रधान देश रहा है। अगर आप दुनिया की पुराने अगर इतिहास में अगर आप देखें तो भारत की जो जीडीपी है या दुनिया की जो जीडीपी है उसका 35 से 50% तक अकेला भारत जो है वहन करता था। और इसका बड़ा कारण ये था कि दुनिया से जो है हमारे यहाँ से सामान जाता था पूरी दुनिया में, और वहां से सोना चांदी जेवरात, और इसलिए भारत को सोने की खान कहा जाता था। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि भारत जो है, तो ये कैसे संभव था? स्वाभाविक तौर पर जो ग्रामीण था, लघु भारत था, और जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग थे, उद्योग जो लोग थे, घर घर जो काम होता था। उदाहरण के लिए हमारे सामने चंदेरी का उदाहरण है, उदाहरण के लिए हमारे सामने क्या कहते हैं महेश्वर का उदाहरण है, तो जहाँ पर रानी ने जो है एक उद्योग खड़ा किया महिलाओं के लिए, और वो उद्योग चल पड़ा। तो हम आज महेश्वर साड़ी के नाम से उसको देखते हैं, या चंदेरी साड़ी के नाम से उसको देखते हैं। तो ऐसे तमाम जो उद्योग हैं, तो मोहन सरकार जो प्रयास कर रही है, और मोहन सरकार अभी वही प्रयास कर रही है। खासतौर से मोहन सरकार का प्रयास ये है कि जो छोटे छोटे जो हमारी बहनें हैं, जो छोटे हमारे स्व सहायता समूह बने हुए हैं, हम उनके माध्यम से नए नए छोटे छोटे उद्योग खड़े करें, और उस उद्योग के माध्यम से मध्य प्रदेश जो है एक तो स्वदेशी के स्तर पर आत्मनिर्भर बने। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस दिशा में लगातार आह्वान कर रहे हैं, और इस बार का आह्वान तो बहुत ही अद्भुत है। और अभी हमने एक इंटरव्यू लिया, वो इंटरव्यू मैंने अपने संस्थान के लिए स्वदेशी जागरण जो एक संस्था है स्वदेशी जागरण मंच, उनके जो अखिल भारतीय अधिकारी हैं उनसे बात हुई। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि भाई राजनीतिक तौर पर जब आह्वान होता है तो उसका कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत व्यापक असर होता है। स्वदेशी के लिए हम बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को प्रमुखता से रखा, उसका परिणाम यह है कि आज जो है स्वदेशी आंदोलन जो है घर घर जो है बाबा रामदेव का सामग्री आने लगी है, और भी बहुत सारे जो स्वदेशी प्रोडक्ट है। अब मैं बात करूं पीटर इंग्लैंड की, अब पीटर इंग्लैंड तो नाम से पीटर इंग्लैंड है, लेकिन कितने लोगों को पता है कि वो पूरी तरह स्वदेशी जो है कपड़े का उद्योग है, और स्वदेशी एक कंपनी है जो उसको बनाती है। तो अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है, और स्वदेशी के जो प्रोडक्ट है उसको लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मोहन सरकार जो बड़ा काम कर रही है, वो ये काम कर रही है कि छोटे छोटे उद्योजक खड़े किए जाएं, वो छोटे माल बनाए, और उसको भारत के अंदर खपत हो, खासतौर से मध्य प्रदेश में हो, हमारी जीडीपी ग्रोथ करे, और उसके बाद दुनिया के तमाम देशों में जहां संभव हो सकता है उस तमाम देशों में हम अपने उस प्रोडक्ट को लेकर जाएं। तो मुझे लगता है कि क्या कहते हैं, अभी हमारी आदरणीय शर्मा दीदी, उमा शर्मा दीदी जुड़ी हुई हैं, वो बहुत विद्वान है, और व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको बहुत वो बड़ी है, और हम मतलब हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, और उनको मुझे लगता है कि बहुत कुछ इस बारे में जानकारियां, गहन जानकारियां मुझसे भी ज्यादा है। तो आदरणीय दीदी, निवेदन करूंगा कि आप इसको आगे फिर कुछ डाटा और कुछ तथ्य आपके माध्यम से आने चाहिए। जी, आदरणीय उमा जी का रुख करते हैं। उमा जी, जिस तरह से आपने सर की बात को सुना, और जिस तरह से एक बड़ा मशहूर कथन है कि जो असल भारत है वो गांव में बसता है, और अगर गांव को स्टार्टअप से जोड़ा जाएगा, वहां के युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा, तो क्या लगता है आपको विकास की गति किस स्पीड से आगे बढ़ेगी? जी, और मयंक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लघु उद्योग भारती संस्था में कार्यरत हूँ, और काफी समय भी हो गया, और हम लगातार इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि हम उद्योगों के लिए ही काम करते हैं। उद्योग को बढ़ाने के लिए, उद्यमियों की समस्याओं का निवारण करने के लिए ही हमारी संस्था काम करती है। और इसको देखते हुए हम लोग जो गांव में भी हम लोगों ने काम किया है, तो हम तो उद्योग तो बढ़ाना ही है, तो जो स्वदेशी वाला जो आह्वान है, स्वदेशी आह्वान है, वोकल फॉर लोकल है, स्वावलंबन है, तो स्वावलंबी भारत बनाना, स्वदेशी भारत बनाना, उसी लक्ष्य की ओर अपन सब बढ़ रहे हैं, और उसी तरफ बढ़ना चाहिए। और उसके लिए हमारी जो सरकार है मध्य प्रदेश की, वो निरंतर प्रयासरत है। तो प्रदेश के औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए जो निरंतर प्रयास चल रहा है, और इस वर्ष तो उद्योग रोजगार वर्ष के रूप में ही शासन भी काम कर रहा है, और जो 1000 इंक्यूबेशन सेंटर गाँव में
स्थापित करने की जो बात हो रही है, तो उससे गांव में रहने वाले युवाओं को जो प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी जो प्रतिभा छुपी हुई है, गांव में कोई साधन नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है, प्रतिभाएं हैं उनमें। और कई स्कूल में अपन ने रिजल्ट में भी हम लोगों ने देखा होगा कि टॉप कर रहे हैं बच्चे, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिलता, उनके आइडिया को क्रियान्वित होने का कोई मौका नहीं मिलता। तो ये जो इंक्यूबेशन सेंटर वाला जो प्रोजेक्ट है माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का, उसको उनके जो गांव के युवाओं के जो इनोवेटिव आइडियाज है, उसको धरातल में काम करने की सुविधा मिलेगी और वो बाहर आ पाएंगे। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा काम हो रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर तो 1000 खोलना ही है, वो जिले गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, सब दूर ये खुलेंगे। तो इससे मुझे लगता है बिल्कुल कि जो हम लगातार चाह रहे थे कि गांव के लोग क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं, और जैसा कि मयंक जी ने भी अभी बताया कि हमारा देश तो हमेशा ही उद्यमी उद्योग प्रधान रहा है। जो सोने की चिड़िया जो भारत को कहा जाता था, तो वो इसीलिए कहा जाता था ना, वो डिटेल अभी मयंक जी ने विस्तृत बताया। तो उसमें उस समय ये होता था कि गांव गांव में रोजगार थे, घर घर में रोजगार थे। तो अभी हमको उसी की जरूरत है। तभी हम अभी जीडीपी जो हमारी विश्व में जीडीपी का स्तर जो हम तीसरे स्थान की और बिल्कुल बढ़ रहे हैं, और समय ऐसा आएगा कि बहुत जल्दी ही हम टॉप पर पहुंचेंगे। तो इसके लिए ये जो सब प्रयास हो रहे हैं, उसी से रास्ता निकल रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल उमा जी, जिस तरह से आपने बताया, लगातार नवाचारों के माध्यम से, कोशिशों के माध्यम से देश आगे बढ़ रहा है। लगातार मोहित पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टार्टअप होल्डर। मोहित जी, काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे आप दोनों ही अतिथियों की बातों को, और जिस तरह से भारतीय युवा के अंदर कौशल बहुत है, कुशलता बहुत है, लेकिन उसके बाद भी कई सारे चैलेंजेस भी उसके सामने हैं। बड़ा सवाल है कि भारतीय उद्योगपति के सामने, भारतीय स्टार्टअप होल्डर के सामने क्या कुछ चुनौतियाँ हैं? सर नमस्कार, मैम नमस्कार। मैं मोहित पवार, संस्थापक रामगोपाल इंजीनियरिंग। मैंने सर पहले पढ़ाई करी, भाजपा सरकार का बहुत सपोर्ट रहा। मैंने गोविंदपुरा आईटीआई से, बिल्डर ट्रेड से आईटीआई करके और एक अपना खुद का स्टार्टअप खोला, जिसमें मेरा अभी वेल्डिंग वर्कशॉप है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी कुछ कार्य मैं करता हूँ। और चुनौतियाँ सर बहुत आई। पढ़ाई के बाद में भी सरकार से सपोर्ट थोड़ा लेट मिला मुझे, लेकिन मिला, काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे। फिर कारखाना अभी स्टार्ट करने के लिए, मशीनों के लिए कुछ फंड नहीं था, फिर फंड की व्यवस्था करी। हालांकि मुझे पीएमकेवीवाई लोन का भी प्राप्त हुआ है। तो इस टाइप की बहुत सारी चुनौती आई। कुछ मार्केट से भी चुनौतियां मिलती है, जिस टाइप से कस्टमर नहीं मिलना जल्दी, एम्प्लॉय नहीं मिलना, क्योंकि आज के टाइम पे एम्प्लॉय की इतनी समस्या है कि बता नहीं सकते हैं। स्किल्ड एम्प्लॉय बहुत कम है इस समय में, और स्किल्ड एम्प्लॉय मिलना बहुत मुश्किल है। और एक टेक्निकल वर्क में स्किल्ड एम्प्लॉय होना बहुत जरूरी है, उसी के बाद में अपना व्यवसाय कर सकते हैं। अगर किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो स्किल्ड एम्प्लॉय होना बहुत जरूरी है। और आज हमारे देश में पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, लेकिन काम कोई करना भी नहीं चाह रहा है, और करना चाह रहा है तो उन्हें क्या, अच्छी सैलरी चाहिए। ये सारी चुनौतियां बहुत सारी आई है, लेकिन आज मेरा खुद का स्टार्टअप है और मैं अपना खुद का व्यवसाय खोल के बैठा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ। मोहित जी, बाकी युवाओं की तरह आपके मन में भी सवाल होंगे, जब युवा अवस्था में आपने जो है कोशिशें करना शुरू की होंगी कि क्या व्यवसाय की ओर जाना चाहिए या फिर किसी नौकरी की तरफ जो है ध्यान आकर्षित करना चाहिए, तब किस प्रकार से आपने उद्योग को चुना? सर जैसा कि अभी सर ने बताया था कि हमारा देश सोने की चिड़िया है जी, तो वही मेरा लक्ष्य था कि अगर हम अपने खुद के देश में रह करके अगर व्यवसाय करें, और बाहर की कंपनियां आती है, विदेश की कंपनियां आती है, उसमें अगर हम जॉब करें या नौकरी कर करके बाहर जाए, उससे बेहतर है कि हम अपना खुद का स्टार्टअप करें, अपने देश में रहे और अपने देश के लिए कुछ अच्छा इतिहास बनाएं। मोहित जी, तो बड़ा ये सवाल मेरे है कि यहाँ विचार पर मन में। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा। जिस प्रकार से युवा अगर रोजगार की शुरुआत करना चाहता है, उद्यमी बनना चाहता है, तो क्या लगता है आपको सरकार की तरफ से क्या अन्य पहल अभी भी बाकी हैं जो होनी चाहिए, जिनके माध्यम से युवा और सशक्त हो सकता है, एक उद्यमी बनने में उसे और सहायता मिल सकती है? सर सहायता तो सरकार की तरफ से बहुत मिलती है, जी, योजनाएं भी बहुत सारी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खोल रखी हुई है, लेकिन अब करने वाले के ऊपर होता है। अब आजकल युवा भी इतने ऐसे हो गए हैं कि सिर्फ पढ़ाई करी और बाहर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, व्यवसाय के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर वो करते हैं तो सरकार की तरफ से योजनाएं तो बहुत मिल रही है इस समय में,
और अगर योजना का लाभ लेंगे तो जरूर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो हम बाहर से बुलवा रहे हैं, चाइना से बुलवा रहे हैं, जो हमारे देश में हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जी और यहीं की अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, उमा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। उमा जी, जिस तरह से मोहित जी ने बताया कि लगातार जो उद्यमी होता है नया, उसके सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, हालांकि सरकार की तरफ से भी भरपूर कोशिशें की गई हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की सहायता हो, सरकार की तरफ से योजनाएं संचालित हैं। क्या लगता है आपको, क्या अभी भी बाकी है? किस प्रकार से भारतीय उद्यमी को, भारतीय जो एंटरप्रेन्योर है, उसको बढ़ावा मिल सकता है? भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिलने के लिए सिर्फ सरकार पे ही डिपेंड होने वाली बात नहीं है। हम यही राह देखते रहे, कोई भी उद्यम करना है तो एक तो आप अपना 100% दो, अपनी मेहनत लगन के साथ में काम करो, सब रास्ते अपने आप खुलते हैं। और इसके लिए बैठे रहो कि सरकार कुछ करेगी तब हम कुछ आगे बढ़ेंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता लेना है तो आप कड़ी मेहनत करो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। और सोचा है, जैसे मोहित जी ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गोविंदपुरा ITI से जुड़ी हुई हूँ, अभी मैं अध्यक्ष का दायित्व है गोविंदपुरा ITI में, शासकीय ITI में। तो आपका जो कहना था कि कुशल कारीगर नहीं मिल रहे हैं, कि वेल्डर्स नहीं मिल रहे हैं, वो कमी तो है, क्योंकि ITI में भी मैं देखती हूँ कि जो सभी ट्रेड्स के वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियंस है, सब लोग ये चाहते हैं अभी कि हमको नौकरी मिल जाए, बस शासकीय नौकरी मिल जाए या कोई मल्टीनेशनल में मिल जाए, बड़ी कंपनी में के जो कंपनीज आती है उसमें जाना चाहते हैं। इवन गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया जो इतना करीब है और इतने 2000 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो हर तरह के ट्रेड्स में माहिर हो रहे हैं, पास होके निकल रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में जाना नहीं चाहते। तो वो उनकी मानसिकता चेंज करने की बहुत जरूरत है। तो मोहित पवार जी जैसे उद्यमी बच्चे बाहर आए, युवा आए और अपना रोजगार करें और नौकरी देने वाले बने, ये नहीं कि नौकरी ढूंढने वाले बने, तो बिल्कुल सफलता मिलनी है। सरकार तो साथ में है ही, काफी योजनाएं हैं, लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन उसमें आप मेहनत करोगे, जाओगे, तो आपको योजनाएं मिलेगी और योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार बैठी है तैयार के आइए हमारे पास ये योजनाएं हैं, आप इसका लाभ लें। तो उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, अपना रोजगार शुरू करना पड़ेगा, फिर सारे रास्ते अपने आप निकलेंगे। जी बिल्कुल। मयंक जी, सुना आपने किस प्रकार से लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं और नवाचार तो लगातार किए ही जा रहे हैं। जिस तरह से आज भी हम चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से गांव को उद्योगों से जोड़ा जाए, हालांकि गांव लगातार उद्योगों से जुड़ रहे हैं, स्व सहायता समूह की बात की जाए या फिर अन्य सिस्टम की बात की जाए, लेकिन जिस तरह से अगर हम पूर्व में संचालित योजनाओं की बात करें, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और अनेक योजनाएं संचालित की गई जिनके माध्यम से युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन क्या कारण है कि आज भी जो भारतीय युवा है वो हिम्मत नहीं जुटा पाता और उद्योगपति बनने की बजाय वो जो है नौकरी की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है? जी मयंक जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्क लेना है। आप कोई भी जब उद्योग लगाते हैं तो आपको पूरा एक सेटअप खड़ा करना है, उसके लिए पैसा जुटाना है और रात दिन आपको मेहनत करनी है। तो एक तो क्या है कि अगर ऐसा हमारा समाज बन रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं समाज के जो घटक हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। और मुझे लगता है कि ये जो बात अभी मोहित जी कह रहे थे या उमा दीदी ने कही, वो दोनों बातें सच हैं। स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए तरीका ये है कि जैसे मैं पत्रकारिता में हूँ, आप आश्चर्य करेंगे, माखनलाल यूनिवर्सिटी इसी भोपाल में है और वो राष्ट्रीय पत्रकारिता संस्थान है। उस संस्थान से बहुत सारे बच्चे पत्रकारिता करके निकलते हैं, हमारे यहाँ आते हैं, डिग्री लेकर आते हैं और नौकरी प्राप्त करने आते हैं और पूछते हैं पहले दिन से कि सर ये बताएं कि हमको पैकेज कितना मिलेगा, कितने रुपए मिलेंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, हम तुम्हें रुपए देंगे, पहले एक खबर बना के बताओ, इंट्रो कैसे लिखते हैं। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि एक खबर जो आप बना रहे हो, इस खबर को आप फीचर में बदल दो, तो वो कहते हैं कि मैं जब अगर उनसे कह दूं रूपक में बदल दो, तो वो कहते हैं रूपक क्या होता है। तो उनको फिर अंग्रेजी में बोलना पड़ता है कि फीचर बना दो इसका। फिर मैं कहता हूँ कि इसी खबर का आप जो है लेख में बदल दो, आर्टिकल में। तो कहते हैं सर नहीं, संभव नहीं है, नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने फिर नया रास्ता निकाला कि भाई पहले लोगों को, जो बच्चे आते हैं उनको अपने यहाँ रखना, उनको स्किल्ड बनाना, उनको तैयार करना और इस बीच उनको कुछ ना कुछ मानदेय देना।
और उनसे कहना कि भाई इतना मानदेय हम आपको देंगे, 3 महीने का समय है, अपने को तैयार करो। उनको टाइपिंग भी सिखाना, जो अपन रैगमिंटन में या फोनेटिक में करते हैं, मंगल फोन में, वो तक सिखाना, और उनको बाकायदा तैयार स्किल्ड बनाना। और मैं उनको कहता हूँ कि देखो अब तुम तैयार हो गए हो, मेरे यहाँ से बेहतर अगर कहीं भी अवसर मिले तो तुम वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और आप आश्चर्य होगा आपको जानकर कि मेरे द्वारा जिन विद्यार्थियों को ये प्रशिक्षण दिया गया पत्रकारिता का, आज वो आज तक में है, आज वो आपके भी हो सकता है चैनल में हो, आज वो देश के बड़े बड़े चैनलों में काम कर रहे हैं। और कभी वो भोपाल आते हैं या कभी उनको ये पता चल जाए कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि सर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर आके सीधे मेरे घर पे रुकिए। तो वस्तुतः ये चैलेंज तो समाज को लेना पड़ेगा। और अगर मोहित जी पवार या ऐसे जो भी उद्यमी हैं या जो भी तो वो केवल अगर कोई नौकरी पाने आया है, नौकरी मांगने आया है, तो उसको ये कहकर उसको विदा ना करे कि भाई तुमको तो कुछ आता नहीं है, तुम तो हमारे किसी काम के नहीं हो। हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक है और मैं उसको मानता हूँ। वो कहता है कि ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो औषधि नहीं हो, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो काम की ना हो, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर गुण ना हो। वो योजक से अति दुर्लभा, यानी आपको एक अच्छे योजक की जरूरत है। वो अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है तो आप देखिए कि उसके अंदर क्या संभावना है, और उसकी संभावना को, उसके मनोविज्ञान को टटोलकर कोशिश करिए कि उसको आप रोजगार से कैसे लगा सकते हैं। कई लोग होते हैं जो पत्रकारिता में नहीं फिट बैठ पाते हैं। मेरे पास अगर रोजगार पाने आते हैं तो मैं कभी किसी को वापस नहीं भेजता, उसको कहीं ना कहीं बातचीत करके उसको 2 पैसे कैसे मिल सकते हैं उसके लिए व्यवस्था करता हूँ। तो ये मेरा सच है। मुझे लगता है कि ये सच समाज का सच बनना चाहिए। अभी मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी अगर देखें तो 2025 की जो औद्योगिक नीति रखी है, उसमें जैव, नव ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स और मेडिसिन से लेके तमाम उद्योगों के लिए 4,861 हेक्टेयर भूमि को अधिकृत, मतलब वो उद्योगों को लगाने के लिए दिया जाएगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की जो योजना है जिनका आपने जिक्र किया, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन है ना छोटी छोटी योजनाएं जो ठेला लगाने वाले लोग हैं या छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले लोग हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से 50,000 से लेके 2 लाख रुपए का ऋण, और 2 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का ऋण, और 20 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण की व्यवस्था भी कर रखी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार ये होता है कि कोई नया जब उद्योग लगाने जाता है तो बैंक के चक्कर लगाता है, बैंक गारंटी मांगता है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने जो उद्योग की पॉलिसी बनाई है, जो अधिकारी उसके लिए निर्धारित की है, मुझे लगता है कि उनसे बार बार संपर्क करना चाहिए। उमा शर्मा दीदी जैसे जो अच्छे लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो सफल लोग हैं, एक यहाँ पे दीपक जी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, अमोक जी हैं, ऐसे बहुत उद्योजक हैं जो अभी अपने अपने क्षेत्रों में सफल है। तो और वो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग यानी यदि आपको कहीं भी कोई परेशानी आ रही है तो आप समाज संपर्क कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपको वो रास्ता बताएंगे कि भाई अगर यहाँ आपको ये दिक्कत आ रही है, भाई अगर आप उद्योग लगा रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर नकारात्मक भावना लाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्किल तो होना पड़ेगा, और ये रिस्क का काम है। इसके अंदर पूंजी भी लगती है, इसके अंदर समय भी जाता है, इसके अंदर आपका ना पूरा ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे नौकरी करके आ गए, 9 घंटे की अभी नौकरी करती है तो 9 घंटे आपने सेवा दे दी, उसके बाद महीने के बाद आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, उसमें आप अपना घर परिवार चलाएंगे। ये 24 घंटे का काम है। तो निश्चित तौर पर ये रिस्क तो है ही, और इस रिस्क का लाभ भी है आपको। आप जब सफल उद्योजक बन जाते हैं तो एक बड़े भवन में, बड़े वाहन में, बड़े संसाधनों का उपयोग आप करते हो। आप जब अच्छे उद्योजक बन जाते हो तो आप कई सारे लोगों को जिनको रोजगार देते हो वो आपके ऋणी रहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें हैं, और मुझे लगता है कि जी बिल्कुल मयंक जी, सरकार जी तो माना जा सकता है, बड़ी अच्छी बात मयंक जी ने की कि किस प्रकार उद्यमियों को एक रिस्क लेने की ज़रूरत है, कौशल विकसित करने की ज़रूरत है और एक्सीलेंस के पीछे भागने की ज़रूरत है सक्सेस से पहले। और इसी प्रकार सरकार की कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के अंदर स्किल डेवलप किए जाएँ, युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जाए, उद्यमियों को निर्मित किया जाए। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो युवाओं के अंदर स्किल हो और स्किल के माध्यम से उद्यमी बने, प्रदेश का विकास हो, देश की उन्नति में निवेश में योगदान हो। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।